ये जो क्वेश्चन है ये YDSC के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में YDSC में दे रखा है कि इधर का एक मीडियम है और इधर का दूसरा मीडियम है। स्लिट S1 के ऊपर ऊपर एक मीडियम दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसके नीचे वाले हिस्से में दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। लाइट भी किसी एंगल पर आ रही है और यहाँ पर जिस एंगल पर आ रही है उसके बाद में इस मीडियम में जिस एंगल पर जा रही है उसके उसी एंगल पर इस डिटेक्टर को देखा जा रहा है। तो जैसे आप मान लीजिए कि लाइट यहाँ से आ रही है किसी एंगल पर, तो जब ये लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपने हिसाब से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे नहीं रखी, अपन अपनी तरफ से ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो यहाँ का एंगल कोई मान लेते हैं हम। तो ये जो दोनों रे हैं, जैसे N1 से सेकेंड मीडियम में जाएगी तो ये ऐसे जाएगी और इससे भी ऐसे ही जाएगी। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो डिटेक्टर था वो इसी रिफ्रैक्शन वाले एंगल के पैरेलल ही था। तो ये वाला एंगल एक बार के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा नहीं था, ये दोनों एंगल बराबर थे। तो ये वाला एंगल हम थीटा लेते हैं और इसके पैरेलल ही डिटेक्टर लगाया गया था। तो डिटेक्टर यहाँ पर क्या देखता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इस तरह के बारे में बात आ रही। तो अपन को पार्ट डिफरेंस का कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा। तो पार्ट डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल रेज आ रही है इसके अंदर अगर हम, क्योंकि ये इसी रे में सीधी सीधी जा रही है यहाँ पर डायग्राम में, क्योंकि जो कुछ मुड़ना था ना इसका थोड़ा डायग्राम में इधर बनाता हूँ। अच्छा डायग्राम, थोड़ा सा ये डायग्राम ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ऐसा डायग्राम है ये S1 जो दे रखा है इसमें ये इसके ऊपर एक मीडियम है। तो जो लाइट यहाँ से आ रही है वो इस जगह ऐसे जाएगी और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी मान लेते हैं ऐसे घूम जाएगी। और जो दूसरा स्लिट हमको दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक का ये इसको ब्लॉक कर रखा है और दूसरा स्लिट जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि इसके पैरेलली लाइट यहाँ से निकल पाती है यूँ, और डिटेक्टर भी हमारा कुछ इसके सीध में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से जो लाइट आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी इसके पैरेलल, फिर ये इस तरफ घूम गई, यहाँ पर दोनों पैरेलल हो गई हैं। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस के बारे में कुछ पूछा गया है, फेज डिफरेंस के बारे में कुछ पूछा गया है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो सेकेंड मीडियम है इसके अंदर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक का पाथ और यहाँ तक का पाथ एक जैसा है। अब जो भी एक्स्ट्रा पाथ है वो यहाँ से ये दोनों पैरेलल, यहाँ पीछे भी दोनों रे पैरेलल जा रही हैं, तो इससे पहले तक का पाथ यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इसके ऊपर, तो इससे पहले तक का पाथ ये दोनों बराबर बराबर है। तो इनमें पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो इसी लेंथ का आ रहा है यहाँ पर जो होगा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये कितना होगा ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस एक बार के लिए हम d मान लेते हैं और ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया और ये d हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला थीटा हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि d cos थीटा हो गया, ये d cos थीटा हो गया। तो ये d cos थीटा हो गया। और अगर ये वाली लेंथ हम पता करना चाहते हैं जो कि N2 मीडियम में गया, क्योंकि ये लेंथ और इसी लेंथ का पार्ट डिफरेंस आएगा, तो हम ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए हम कहेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस टेन थीटा के बराबर आना चाहिए। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस टेन थीटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन में आ रहा है ये d cos थीटा और ये लेंथ एक बार के लिए L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं।
तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा अपॉन L2। अभी इसको हटा लेंगे बाद में। ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है ये, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं N1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू N2 साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा हो गया। तो N1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू N2 कॉस थीटा। अब ये वाला एंगल अल्फ़ा हो गया, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, फिर वापस से ये अल्फ़ा हो गया, ये वाला एंगल अल्फ़ा हो गया। अब मुझको ये वाली लेंथ चाहिए, इस लेंथ को मैं L2 बोलता हूँ, L1 बोलता हूँ। तो ये L1 को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली लेंथ की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड से मिल जाएगी। तो L1 लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है इन दोनों की मदद से L2 की टर्म्स में। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू L2 सेक थीटा, L1 अपॉन L2 सेक थीटा, L1 अपॉन L2 सेक थीटा, ये मेरे को मिल गया। तो सेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि L2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू L1 कॉस थीटा। अब मैं ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो N1 L1 माइनस N2 L2। अब यहाँ से इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना चाहते हैं N1 L1 की वैल्यू चाहिए, तो L1 की वैल्यू हो जाएगी L2 साइन अल्फ़ा अपॉन L1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस N2 L2। अब साइन अल्फ़ा और कॉस थीटा के अंदर रिलेशन हमारे पास में है स्नेल्स लॉ से, तो N1 साइन अल्फ़ा की वैल्यू N2 कॉस थीटा के बराबर है। तो N1 साइन अल्फ़ा को अपन पुट कर सकते हैं N2 कॉस थीटा, तो N1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू N2 कॉस थीटा, तो N2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस N2 L2, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये ज़ीरो आ गया। तो हमने ये देखा कि ये जो लाइट ऐसे घूम करके गई, इनमें किसी प्रकार का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस नहीं आया, ये सीधी सीधी जा रहे थे, इनमें कोई भी किसी भी तरह का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस ज़ीरो हो गया। तो इसलिए लिखा है कि टू रेज मीट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द डिटेक्टर, डिटेक्टर के ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर क्या पैरेलल रेस आ रही थी, और ये जो पैरेलल रेस आई फिर दूसरा मीडियम के आने से इस तरफ पैरेलल हो गई। तो अब हमारे को ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल करके इधर के डिस्टेंस को बराबर कर दिया, और इधर से परपेंडिकुलर डाल करके इधर के डिस्टेंस को बराबर कर दिया। तो ये L1 और L2 जो है, इन लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है वही बात आ रही है, पर ये वाली लेंथ तो N1 मीडियम में और ये वाली N2 मीडियम में, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस N1 L1 माइनस N2 L2 लिखेंगे। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ की सहायता से मैंने इनको रिलेट कर दिया है, हालांकि ये जो डी कॉस थीटा इतने सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, सीधा इसी से स्नेल्स लॉ से ही आ रहा है कि यहाँ पुट कर देंगे, तो ये N2 L2 माइनस N2 L2 आके जीरो आ गया, यानी कि पार्ट डिफरेंस जीरो हो गया। तो दोनों रे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ये हमें पता लग गया। फिर जो सेकंड वाला पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेसेस डिपेंड्स ऑन N1 बट नॉट ऑन N2, तो हम ये देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस किसी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही नहीं हुआ। डिपेंड्स ऑन N2 N1 सेकेंड वाला डी माने सी वाला ऑप्शन जो है वो भी सही नहीं है।
और फिर फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, क्योंकि हमारा आंसर डी से इंडिपेंडेंट है इसलिए ये वाला सही हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर दो ऑप्शन लगा दिए ए और डी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक सेमी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है आई, और वो कुछ इस तरह से घूम रहा है, फिर यहाँ से एक सेमी सर्कुलर आर्क है, फिर एक क्वार्टर आर्क है, फिर ये इस तरफ आ रहा है। एक पॉइंट है ओ और एक्स वाई जेड इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। ओ पॉइंट पर जो आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हमें लिखना है। तो हम ये जानते हैं कि जो ये सीधे सीधे पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन तीनों पोर्शन की वजह से तो होगा नहीं, इस स्ट्रेट पोर्शन की वजह से होगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लिखना चाहते हैं उसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी माइनस के केप में आ रहा है। तो इनमें से सारे ऑप्शन माइनस के केप के दे रखे हैं, इसलिए डायरेक्शन का तो कोई मामला रहा ही नहीं। अब एक एक का हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे, तो इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो है एल के बराबर, आई बाई एल, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इसमें बीटा 90 हो गया और अल्फा 0 हो गया, तो यही आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल, पहले वाले पोर्शन का आ गया। फिर दूसरे वाले के लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल बाई 2, इसका लेंथ हो गया, और इसका एंगल कितना है पाई, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्वार्टर वाला पोर्शन है उसके लिए लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल बाई 4, और उसका एंगल हो गया पाई बाई 2। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ से टोटल अपन कॉमन लेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल कॉमन आ गया, 1 आ गया, और यहाँ से आ गया 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये 2 पाई आ गया, और यहाँ से भी 2 पाई आ गया, तो ये 4 पाई हो गया। क्वेश्चन में 4 पाई वाले को अंदर एंटर करा देंगे तो 1 अपॉन 4 पाई इस तरह का आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 अपॉन 4 पाई प्लस 1, और ये माइनस के केप हो जाएगा डायरेक्शन वाइज। इस तरह का ऑप्शन ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट दे रखा है, इसमें ये काफ़ी दो बैटरी दिखाई दे रही है, 6 वोल्ट की और 12 वोल्ट की, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके 8 रेजिस्टेंस इसमें दिखा रखे हैं, और लिखा है कि सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। तो सारे के सारे 1-1 ओम के रेजिस्टेंस हो गए। सबके 1 ओम होने से क्या हो जाता है कि ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये सारे होने से एक सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्री आने से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इस पॉइंट को फोल्ड करके वहाँ ले जा सकते हो, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा जब आप इसको फोल्ड कर देंगे इस साइड में, तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये जो बीच वाली लाइन है वो तो ऐसी बनी रहेगी, और ये जो 1 और 1 मिला करके इस साइड में हाफ हो जाएगा 1/2 ओम, क्योंकि पैरेलल में आ जाएंगे। ये 1 और 1 पैरेलल में आ जाने की वजह से हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ ओम, और फिर ये 1 और 1 मिला करके हाफ हो जाएंगे, तो इनका भी हाफ ओम, ये सब 1 ओम हो गया, और ये 6 वोल्ट, और ये हो गया हमारे पास 12 वोल्ट। अब हम इसके बाद इसको यहीं पर रिसॉल्व कर लेते हैं, केवीएल की इक्वेशन लगा करके अपनी तरफ से करंट मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ करंट आई आएगा, इसको अपन I1 मान लेते हैं, तो I1 करंट इधर से आ रहा होगा, और इधर वाला करंट हम I2 मान लेते हैं, तो इधर से करंट हमारे पास में I2 आ जाएगा, तो I2, और इधर से चला गया I1, तो I1 में से I2 उधर चला गया, तो इस तरफ अपन मान लेते हैं कि I1 माइनस I2 ये आ गया, और इस तरह से ये आ जाएगा। अब मैं इधर वाले में KVL की इक्वेशन लगा देता हूँ, और एक KVL की इक्वेशन इधर लगा देता हूँ, इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इस साइड से मैं इस साइड बढ़ता हूँ प्लस माइनस, तो माइनस I2 प्लस 6, फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा माइनस I2/2, और फिर यहाँ से यहाँ पर बढ़ूँगा तो प्लस I1 माइनस I2/2 इक्वल टू 0। इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया -2I2
प्लस 12 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टोटल I2 वाली टर्म्स देखते हैं तो I1 माइनस 2 और 2 4 हो गया, तो I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 12। तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, 12 वाली साइड से इनको उधर ले जाते हैं, तो 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये हो गई। एक इक्वेशन हम इधर वाले लूप पे लगा लेते हैं, तो इस वाले लूप पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस से इधर जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस I1 प्लस 12। फिर यहाँ से वहाँ पर जाएंगे तो माइनस ऑफ 1/2 I1 माइनस I2। फिर इधर आ जाएंगे तो माइनस I1/2 इक्वल टू 0। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 2I1 प्लस 24 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर I1 वाली टर्म हो जाएगी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 24। इस तरह का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4I1 वाली टर्म कट जाएगी, तो 16 में से एक चला गया तो 15I2 हो गया, और 4 को 12 से 48 हो गया, 48 प्लस 24, 48 प्लस 4 हो गया 52, 52 प्लस 20 हो गया 72। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 72/15। इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो 24/5। तो I2 की वैल्यू आ गई 24/5। 24/5 इस ब्रांच में आ गई, इस ब्रांच में आ गई। हम ये जानते हैं कि ये वाली दोनों ब्रांचेस जो हैं इन दोनों में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर अपन इस करंट को दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 24/5। इसमें से 12/5 इधर चला गया और 12/5 इस तरफ चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपको I2 की वैल्यू 24/5 मिल गई तो इसमें पुट कर देंगे, तो 24/5 को इधर लेके जाएंगे तो I1 आ जाएगा। 4I1 इज इक्वल टू 24 प्लस 24/5, तो 24 कॉमन आ गया, तो 6/5, तो 4I1 इज इक्वल टू 24 इंटू 6/5। तो ये 4 से काट देते हैं, 36/5। तो I1 की वैल्यू 36/5 आ गया। तो यहाँ पर जो करंट आया वो आ गया 36/5। तो 36/5 दोनों से सिमेट्री से बराबर बराबर आया होगा, तो ये आ गया 18/5। 18/5 इधर से आया होगा और 18/5 इधर से आया होगा। अब 18/5 में से 12/5 36/5 में से 12/5 इधर चला गया, तो इधर से बच जाएगा 24/5 इधर चला गया, तो 12/5 चला गया। 12/5 का आधा इधर चला जाएगा, 6/5 और 6/5। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो देख लेते हैं। R1 रेजिस्टेंस में से 12/5 जा रहा है, जो कि सही आ रहा है, जा रहा है। R6 रेजिस्टेंस में से, R6 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसमें से 6/5 जा रहा है, ये भी सही हो गया है। R7 में से 18/5 जा रहा है, तो R7 रेजिस्टेंस जो हमारा दिख रहा है उसमें से 18/5 जा रहा है, तो ये वाली बात भी सही हो गई है। और R4 में से 24/5 जा रहा है, तो R4 में से 24/5 जा रहा है, यानी चारों ऑप्शन सही हो गए। तो इस तरह का एक मल्टीपल करेक्ट आंसर आ गया जिसके चारों सही हैं। ऐसा कोई ऑप्शन में एग्जाम में आ जाता है तो किसी का कुछ भी गलत नहीं होना है, इसमें -2 किसी को नहीं मिलना है। अगर किसी ने कुछ भी टिक मारा होगा तो उसका सही होना ही होना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये भी एक बिल्कुल बेसिक सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए और बी जो दो टर्मिनल से इसके क्रॉस एक बार हम कांस्टेंट करंट सोर्स लगाएंगे और एक बार कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, VAB 6 वोल्ट लगाएंगे, और एक केस में यहाँ पर एक फिक्स करंट 2 एम्पियर को फ्लो करवाएंगे। तो उस केस में पावर कितनी कंज्यूम हो गई सर्किट में वो हमें मालूम करना है।
यहाँ पे दो स्विच भी दे रखे हैं, ये वाला स्विच और एक ये वाला स्विच, दो अलग अलग तरह के सर्किट है, सर्किट 1 सर्किट 2। इसमें दो केसेस लिए गए हैं कि एक केस में स्विच ओपन है और एक केस में स्विच क्लोज है। तो सबसे पहले तो हमें इन सवालों का जवाब निकालने के लिए पहले हमें क्या कर लेना चाहिए कि इधर ये जो जितने भी रेजिस्टेंस है इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेना चाहिए। तो ये जब ओपन स्विच होगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा और क्लोज स्विच होगा तो क्या होगा। तो R1 ओपन, पहले मैं 1 में ओपन के अंदर क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये निकाल के देता हूँ इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो बाहर हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे 5 और फिर 5 और 1/2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 5 × 1/2 अपॉन 5 + 1/2। तो यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 5/11, 5/11 इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तो बाहर हो गया। R1 क्लोज्ड, ये ओपन का हमने निकाला, जब इसको क्लोज कर देंगे तो फर्स्ट वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जब आप इसे क्लोज कर देंगे तब भी ये जो 1 ओम और ये 0 ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो इनका 0 आ जाएगा, इनका 0 आ जाएगा, फिर वापस ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये आपस में पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू वही की वही आएगी 5/11 ओम। यानी आप ओपन रखें या क्लोज रखें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम इसका कैलकुलेट करने जाएंगे तो इस वाले में जब ये ओपन रहेगा तो ये सर्किट में शामिल नहीं होगा, ये तीनों शामिल होंगे और ये तीनों पैरेलल में है। तो इसका पैरेलल का जो कैलकुलेशन आता है वो R2 ओपन, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/R के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास में फार्मूला होता है 1/R1/1। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1/1/R1, तो 1/1 + 1/2 + 1/3 ये आ जाएंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 6 प्लस यहाँ पे ऊपर 6 से गुणा कर देंगे, नीचे 6 से गुणा कर देंगे, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे 6 ऊपर आ गए तो 6 ऊपर ले लिया और 6 यहाँ नीचे गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6/11, 6/11 ओम ओपन सर्किट में इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसा आ जाएगा 6/11, ठीक है। R2 क्लोज्ड, जब इसको क्लोज कर देंगे तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6 ऐसा हो गया। तो अब हम इसको 18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 ऊपर आ गया, तो यहाँ पर 18 + 9 + 6 + 3, तो 9 + 9 18, 18 + 18 36, तो 1/2 आ गया R2C। तो कुल मिला के हमने क्या किया कि R1 ओपन सर्किट का निकाल लिया, R2 क्लोज सर्किट का निकाल लिया, और मतलब फर्स्ट वाले सर्किट में ओपन और क्लोज, सेकेंड वाले सर्किट में ओपन क्लोज R का हमने पता कर लिया। अब हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, जब AB की वोल्टेज 6 रखेंगे तो पावर कितनी आएगी। तो हमने इसमें ये लिखा गया है कि जब इसको आपने ओपन रखा है तो पहले और दूसरे सर्किट की पावर P1 और P2 है। तो पावर का कैलकुलेशन में आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो R आपका फिक्स है, तो पावर होता है V²/R, तो V² हो गया 6 का स्क्वायर और R की वैल्यू आ गई 5/11, पहले केस का पावर हो गया। सेकेंड वाले सर्किट में आ जाएगा पावर 6² अपॉन 6/11। तो हम ये देख रहे हैं कि P2 जो है वो लेस देन P1 आ रहा है, 11 ऊपर चला गया, तो P2 इज़ लेस देन P1। अब थोड़ा सा ये स्टूडेंट के याद रखने में उल्टा हो सकता है, इस हिसाब से हमारा आंसर तो ये आ रहा है, अगर P1 लेस देन P2 दे रखा है तो ये आंसर होगा नहीं। तो आप देख सकते हैं, आपने पेपर दिया तो आपके हिसाब से क्या है, तो P2 लेस देन P1 आ रहा है, इसलिए ए वाला आंसर आ नहीं रहा है। फिर P1 और Q1 को कंपेयर किया गया है कि जब आपने इसको क्लोज किया है तब का इसका Q1 हो जाएगा।
जब हमने इसको क्लोज़ किया होगा तब इसके रेजिस्टेंस में तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। तो क्लोज़ करने वाले केस में जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है, क्लोज़ करने वाले केस में जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है वो दोनों में बराबर ही आ रहा है। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इक्वल कैलकुलेशन से आ रहा है, क्योंकि दोनों केस का रेजिस्टेंस बराबर है तो पावर भी एक ही आ जाएगा। अब इसके बाद में सी वाले ऑप्शन में ये कहा गया है कि ए और बी के बीच में कांस्टेंट करंट सोर्स हमने लगाया, तो इसका मतलब वही करंट उस इक्विवेलेंट से गुजर के जाएगा। तो उस केस में अगर आप पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो आई स्क्वायर आर करेंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा 5/11। तो ये सेकेंड केस के लिए अपन ने P2 ओपन सर्किट में ऐसा हो जाएगा। और क्लोज सर्किट के अंदर जो अच्छा ओपन सर्किट में इतना है, क्लोज में भी इतना ही आ जाएगा। तो अब Q1 Q2 को कंपेयर किए तो Q2 वाले में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्लोज सर्किट के अंदर, तो क्लोज सर्किट के अंदर हमारे पास में आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5/11, इसके अंदर तो ये रहेगा। और इस वाले में मतलब क्लोज सर्किट के अंदर जो इसमें आ रहा है वो Q1 हो गया, और इस वाले में क्लोज सर्किट में जो आएगा Q2, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 स्क्वायर इंटू जो क्लोज सर्किट का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/2, तो 1/2 है और ये 5/11 है। तो 5/11 ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं तो वो 5/10 है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि 5/10 और 5/11, तो 5/10 जो होता है बड़ा हो गया ये, है ना, और ये छोटा हो गया। तो Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1, इसलिए सी वाला ऑप्शन बड़ा हो गया। फिर इसी तरह से P1 P2 को कंपेयर करेंगे, जब 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा, और ओपन सर्किट में कंपेयर करेंगे तो ओपन सर्किट में इसका 6/11 है और इसका 5/11 है, तो फिर से P2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास में दो केस हैं, कांस्टेंट वोल्टेज के और कांस्टेंट करंट के। एक बार ओपन सर्किट में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, एक बार क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल लिया। इफेक्टिवली ऐसे 4 केस बन रहे हैं, तो उनको एनालिसिस करके अपन हिसाब लगा रहे हैं और इससे सी और डी आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये एक मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा बच्चों से पूछ करके इसको बनाया। इसमें 4 केसेस हैं और सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, वो हमने 4 ऑप्शन तो बनाए नहीं है। बच्चों ने ये भी बताया था कि इसमें जो सेकेंड वाली लिस्ट थी उसके अंदर 5 ऑप्शन आए थे, PQRST, तो हमने यहाँ पर अभी 4 ही लिखे हैं, और इसके ऑप्शन भी जो थे अलग अलग 4 वो हमने लिखे नहीं है। इसमें से एक सही ऑप्शन हमने चुन लिया है। 4 केसेस भी जिस तरह से बच्चों की याद रहे उस हिसाब से लिखे गए हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि P और Q 2 पार्टिकल्स हैं चारों केसेस के अंदर, उनमें π/3 सेकंड के बाद इनमें आपस में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। 0 टाइम का डायग्राम सब में दिया गया था। तो P और Q एक ही ओमेगा से घूम रहे थे और ओमेगा और R की वैल्यू दे रखी है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी π/3 सेकंड बाद क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि दोनों बराबर वेलोसिटी से चल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी चल रहे हैं, तो बराबर ही वेलोसिटी होगी। तो इसलिए इस ए वाले ऑप्शन का R आ जाएगा 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। सेकेंड वाले केस के अंदर क्या था कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। अब ये भी वैल्यू थोड़ी सी याद नहीं रही, हमने √3 ली है यहाँ पर, और इस तरफ घूम रहा था एक पार्टिकल जिसका एंगुलर वेलोसिटी 1 और रेडियस इसकी 1 दे रखी है। तो यहाँ पर इनमें शुरुआत का एंगल का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। अगर ये दोनों इस वाली पोजीशन से स्टार्ट हुए तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, यानी एक तो रोटेट करने वाला था और एक सीधा जाने वाला था। तो इसके कैलकुलेशन कुछ इस तरह से किया है कि π/3 सेकेंड बाद में इसका वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो π/3 सेकेंड बाद में ये इस तरफ घूम जाएगा ओमेगा इंटू टी एंगल से, यानी π/3 एंगल से घूम जाएगा, और इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू R 1 हो जाएगी। तो एक तरफ तो होगी √3 और एक तरफ हो गई इस तरफ, तो ये 60 डिग्री से इस तरफ घूम गया, तो यहाँ से 150 डिग्री हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब इन दोनों के बीच में
एंगल हमको मिल गया पाई बाय ये वाला एंगल यहाँ से 60 डिग्री घूमने से इसके साथ 60 ये 150 हो गया। तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला लगा दूंगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो उस हिसाब से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 1 इंटू √3 और यहाँ पर आ जाएगा cos 30, cos 150 का मैंने लिख लिया माइनस cos 30 180 माइनस थीटा माइनस cos में आ गया, तो माइनस cos 30 आ गया √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये 3 हो गया, तो 9 + 1 10 10 माइनस 3 तो √7, तो v की वैल्यू √7 आ गई जो कि p पॉइंट पर। ये अंतर हो सकता है, शायद मुझे लगता है इधर दूसरी पोजीशन पे दे रखा हो तो उस हिसाब से डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन था मतलब, तो यहाँ से हमने √7 का एक ऑप्शन जो है वो सही हो गया। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन था तीसरा ऑप्शन मैच द कॉलम के लिए कि दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री पर 5/√2 वेलोसिटी से, एक को 0 टाइम पर एक को 0.1 सेकेंड पर, और उनमें π/3 सेकेंड बाद में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो हम ये जान रहे हैं कि एक को हम पहले से फेंक चुके हैं और एक को हम इतनी देर बाद फेंकेंगे, तो इनमें जो रिलेटिव वेलोसिटी आनी है π/3 सेकेंड के बाद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख देंगे π/3 सेकेंड पर, इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख देंगे और फिर उनको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 45 डिग्री होने की वजह से इधर की तरफ 5/2 आ जाएगा, 5/2 इधर की तरफ आ जाएगा और 5/2 इधर की तरफ आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी भी 5/2 इधर की तरफ आ जाएगी और 5/2 इधर की तरफ आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर फेंकने की वजह से अब इसका t टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहेंगे p वाले का, तो p वाले का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हो जाएगा 5/2 i के और y डायरेक्शन में हो जाएगा 5/2 माइनस g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, 10 और टाइम है π/3 तो 10 π/3 j के, ये p का वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब q का जब हम लिखेंगे तो q का वेलोसिटी वेक्टर 5/2 i के प्लस अब जे केप वाली डायरेक्शन 5/2 में माइनस आई केप क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, और जे केप डायरेक्शन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 10। अब इसके अंदर टाइम हो जाएगा अपन को टाइम दे रखा है π/3 माइनस 0.1 क्योंकि 0.1 सेकेंड बाद इसको फेंका था, यहाँ पर भी पाई आएगा π/3 के हिसाब से। अब अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो Vp माइनस Vq अगर हम घटा लें तो 5/2 माइनस 5/2 प्लस हो जाएगा, तो ये 5i केप हो जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म जे केप में आ रहा था तो ये वाली टर्म कट जाएगी और प्लस ये जैसे माइनस है ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, फिर घटाने की वजह से माइनस हो जाएगा -1 जे के। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो वो Vpq की वैल्यू आ जाएगी √26, तो √26 वाला ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है S वाला, तो इसलिए इसका आंसर एक S वाले से आ जाएगा। फिर इसका D वाला ऑप्शन एक और दे रखा है कि दो स्प्रिंग मास सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहे हैं जिनकी इक्वेशन दे रखी है और इसमें x0 की वैल्यू 1 है और t0 की वैल्यू 1 है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी π/3 सेकेंड के ऊपर। तो इसके लिए फिर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v = x0 अपॉन t0 cos t/t0 ये आ जाएगा, ये हो गया Vp। इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये साइन π/2 प्लस थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो Vq = आ जाएगा -x0 अपॉन t0 साइन t/t0, cos का डिफ्रेंशिएशन ऐसा आ जाएगा। तो
अब यहाँ से अपन को आपस में इनमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब टाइम की वैल्यू, अच्छा टी नॉट की वैल्यू तो 1 दे रखी है और टी की वैल्यू π/3 रखी है। तो जब हम इसमें π/3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी और क्यू का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इसमें आपस में आ जाएगा। एक्स नॉट और टी नॉट की वैल्यू 1 हो गई और कॉस π/3 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 और यहाँ पर रखेंगे साइन की वैल्यू π/3 रखेंगे। अच्छा कॉस की वैल्यू तो 1/2 आ जाएगी और साइन की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो उसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर ये ऐड होकर के क्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से डी वाले के लिए क्यू वाला हो जाएगा। तो इस तरह से ए का आर हो गया, बी का पी, सी का एस और डी का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस में दे रखा था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमने तो एक ही केस में से उसको चेक कर लिया था, सारे केसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे 4 केसेस में से अगर हमने एक केस हमारा सही पता लग जाए तो उससे 4 ऑप्शन में से एक आ जाएगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से एक सेलेक्ट करना था, वो हमने दिए नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये कुछ न्यूक्लियॉन्स के बारे में, माने न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनमें आपस में जैसे पेयर वाइज जो प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी में कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि अगर हम स्टेबल न्यूक्लियस चाहते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो रेस्पेक्टिवली इन्होंने एक नोटेशन दिया है EPB माने प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी और ENB ये है न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से हमें सही बात सेलेक्ट करनी है। तो हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके रिपल्शन की वजह से जब इनको पास लेके आएंगे तो इनके पास खुद के पास एक दूर जाने की एनर्जी मौजूद होगी। तो एक तरह से जो आप इसमें से जो एनर्जी होगी पास में आने में, उसमें से एक हिस्सा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। प्रोटॉन खुद रिपेल करते हैं तो ये कम एनर्जी से दूर हो जाएंगे। तो उस सेंस में अपन पहली बात ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन से कम रहेगी। जिसको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। उस हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने ऐसा बता दिया है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो z इंटू जेड माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस अगर z प्रोटॉन वाला है तो इसके अंदर हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितने पेयर्स बन सकते हैं? तो अपन कह सकते हैं ZC2 नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। ZC2 की वैल्यू z इंटू जेड माइनस 1 अपॉन 2। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स तो वो हो जाएगा z इंटू जेड माइनस 1/2। तो बाइंडिंग एनर्जी में प्रोटॉन के पेयर्स की एनर्जी हर पेयर की तो इतने टोटल हर पेयर की कुछ एक एनर्जी होगी। तो जितने पेयर्स होंगे उनमें इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस इनमें क्रिएट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर और प्रोटॉन के अंदर। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसमें तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, भले कितने भी पेयर बनाएं। परंतु प्रोटॉन के केस में नंबर ऑफ पेयर्स z इंटू जेड माइनस 1/2 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेयर की जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से ये फार्मूला आ जाएगा। हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है चार्जेस का k q1 q2 अपॉन r का फार्मूला होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेयर की इतनी हो गई तो नंबर ऑफ पेयर्स इतने हो गए।
तो पोटेंशियल एनर्जी का एक तरह से आप कह सकते हो प्रोपोर्शनलिटी का मामला कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली हम इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन R, और ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स इतने हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि Z इंटू Z माइनस 1 Q1 Q2 तो E स्क्वायर अपॉन R के बराबर हो गया। तो इतने से इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है प्रोटॉन की घट जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है Z इंटू Z माइनस 1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन भी सही है। फिर इसमें ये लिखा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो a की पावर -1/3 की प्रोपोर्शनल है। a हो गया इसका नंबर, तो हम ये जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा, हम जानते हैं कि जो a जो है इसका संबंध r का a के साथ में रिलेशन है। हम r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, तो यहाँ पर नीचे रख देंगे r की जगह a/3, तो u इज प्रोपोर्शनल टू 1/a/3, तो a/3 ऊपर चला गया, a की पावर 1/3, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ये आपस में रिपेल करते हैं, इनके रिपेल करने की वजह से इनके दूर जाने की टेंडेंसी अधिक होती, तो हर पेयर की एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होगी इतने के बराबर। कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो z इंटू Z माइनस 1/2, तो इसलिए z इंटू Z माइनस 1 वाला प्रोपोर्शनलिटी इसमें आ गई, और नीचे r आ रहा है, और किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसका इसके एटॉमिक नंबर के साथ a की पावर 1/3 का रिलेशन बनता है। तो r की जगह पर अपन ने पुट कर दिया a की पावर 1/3, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी a की पावर -1/3 आ गई। तो ये जो डिफरेंस है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये सी वाला आंसर हो गया। फिर इसमें लिखा है कि ए से इंडिपेंडेंट होगा, तो हम देख रहे हैं कि वो ए पे डिपेंडेंट आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया। तो इसलिए हमारी तरफ से इसमें आंसर हो जाएंगे ए बी सी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक मैच दी कॉलम था, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे रखे थे और एक ऑब्जेक्ट दे रखा था, और हमें सेकेंड लेंस के द्वारा इमेज का कैलकुलेशन करना था कि इमेज कहाँ पर बनेगी। लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा था, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ था, और ये लेंस अलग अलग तरह के दे रखे थे, जैसे ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इनकी फोकल लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। ऐसे करके 4 डिफरेंट केस थे। अभी स्टूडेंट्स की जैसी भी याददाश्त थी, इनमें से वो सारे केसेस याद नहीं रखें, 1-2 केस हमने अपनी तरफ से लिखे हैं, वैल्यूज़ हमें ध्यान नहीं थी। तो इफ़ेक्टिवली कुछ सवाल इसी तरह का था। तो इसके अंदर हमारे को मैच दी कॉलम मैंने मैच करना था कि सेकेंड लेंस की पोजीशन के बाद इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इसके लिए हर एक केस को सॉल्व करके हिसाब लगा के देना था और कुछ नहीं था। ये यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ हमको 10 दे रखी है, तो फोकल लेंथ अपन को 10 दे रखी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके 20 पे रखा है, यानी 2f के ऊपर रखा है, तो इसकी इमेज यहाँ पर 20 पर बनेगी। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो 20 की तरफ जाएगी आगे, 20 यहाँ से आगे था, तो यहाँ से 15 इसके आगे रहेगा। तो इसकी जो इमेज अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला था u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। तो यहाँ से इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो u की वैल्यू 15 आ गई, f की वैल्यू -10 आ गई, तो 15 - 10, तो ये 5 आ गया, और 3 तो -30 आ गया, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो इसलिए ए वाले ऑप्शन का क्यू वाला हो गया, तो ए के साथ में जो मैच हो गया वो अपना क्यू आ गया। जब सेकेंड वाले में कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये इसका फोकल लेंथ 20 है और ये 20 का डिस्टेंस है, तो इसके बाद तो रे यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। तो जब यहाँ से पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ से डाइवर्ज होगी और यहाँ से पीछे 10 के ऊपर मिलेगी, तो इसके पीछे 10 पे मिलेगी, तो बी वाले का पी वाला हो जाएगा, तो इसलिए बी वाले का आंसर अपना पी हो गया। फिर इसके बाद सी वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो सी वाले ऑप्शन में भी फिर इसी तरह से 20 होने की वजह से यहाँ से पैरेलल रे निकलेंगी और पैरेलल रे जा कर के आगे 10 पर मिलेंगी, तो ये आगे की तरफ 10 पर मिलेगी,
तो इसलिए इस वाले का S हो गया। फिर इसके बाद में जो ये वाला केस है, इसके अंदर ये 20 पर रखा है, तो यहाँ से जो इसकी रे हम जानते हैं कि 20 पर जाकर मिलेगी। 2f की इमेज 2f पे बनती है, तो यहाँ से 15 का डिस्टेंस आ गया। फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो u की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो 15, f की वैल्यू -20, 15 -20 -5 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो 60 आ गया प्लस का, तो प्लस का 60 यानी राइट साइड में आ गया, इसलिए इस वाले का ऑप्शन R हो गया। तो इस तरह से चारों के अपन ने ऑप्शन मिला दिए। थोड़ा सा डेटा वगैरह क्लियर नहीं था, अभी पेपर पूरा आएगा तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन था, आपको याद होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये EMI और कैपेसिटर और इंडक्टर को मिला करके बनाया गया है। तो EMI का रोल ये है कि इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिसकी सहायता से आप इसके अंदर एक EMF पता कर सकते हैं जो कि -dφ/dt होता है। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू B इंटू ए आ जाएगा, तो KT प्लस C इंटू ए dφ/dt जो कि KA के बराबर आ जाएगा। K की वैल्यू आपके पास 0.04 दे रखा है और A की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू 0.4 आ गई, 0.4 वोल्ट। तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए ऐसा आएगा, तो यहाँ पर एक बैटरी जो बनेगी 0.4 वोल्ट की इस तरफ बन जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि मैक्सिमम करंट इसमें क्या जाएगा। तो अगर हम इसको जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम KVL की इक्वेशन लिख करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करके कर सकते हैं। मैंने क्लास में आपको बता रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो, उसमें ये था कि हर इंडक्टर जो है वो एक मास की तरह है, तो आप एक मास को जो है इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, या मास की वैल्यू L के बराबर है। और हर कैपेसिटर एक स्प्रिंग की तरह है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 1/c के बराबर है। और हर एक बैटरी एक फोर्स की तरह है, तो जो फोर्स है उसको आप EMF के बराबर लिख सकते हो। आपने इसको रेस्ट से शुरू किया है, तो ये एक तरह से SHM का सवाल हो गया जिसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगता है। तो अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज की तरह है, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद द चार्ज, और वेलोसिटी जो है वो करंट से रिलेटेड है। तो SHM की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वही करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ पर अगर SHM की इक्वेशन में आपको याद दिलाएं तो ये LC ऑसिलेशन जो होता है उसका ओमेगा होता है 1/√LC, और एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा F/K। तो F/K, F की वैल्यू E है और K की वैल्यू 1/C है, तो C ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू E इंटू √C/L आ जाएगा। तो E की वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है, C की वैल्यू आपको 10⁻³ दे रखी है, और L की वैल्यू 10⁻⁴ दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहाँ से 4 आ गया। तो मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, बाकी आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं। एक KVL की इक्वेशन लगाएंगे और करंट का एक्सप्रेशन टाइम के फंक्शन में SHM की इक्वेशन आएगी, और मैक्सिमम करंट की कंडीशन के लिए di/dt को 0 कर देंगे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 24 हो गया। तो इस तरह से हमने जो हमारा पेपर है इसके अंदर आज जितने स्टूडेंट से बातचीत हो पाई उसमें से ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो फ्लूइड वाला था कि जिसके अंदर की क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था, ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था, नीचे का एरिया कम था, और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में भी कुछ डिटेल दे रखी थी। 4 टाइम्स था, यहाँ का A था, यहाँ का 4A था, और हाइट का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा था, और डेंसिटी भी वेरी कर रही थी। तो हमने कुछ बर्नौली वगैरह कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह की पढ़ रखी थी, एडियाबैटिक प्रोसेस भी मानने के लिए कहा गया था। तो इसका कुछ डेटा स्टूडेंट्स को याद नहीं रहा, पता नहीं रहा, तो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह मास फ्लो रेट
को इक्वेट करेंगे, बर्नौली इक्वेशन हम रीडिराइव करेंगे, उसके थ्रू ये हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर रहा, अगर मैं इस पेपर को समराइज़ करूं तो आपको ध्यान होगा मैंने एक पेपर से कुछ दिन पहले एक एनालिसिस दिया था प्रीवियस ईयर्स का, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस सजेस्ट किए थे और लकीली मैंने पाया कि 25 क्वेश्चन से अभी पूरे क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, टोटल 36 क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तक का जो पेपर है जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया उसके हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं जैसा मैंने बताया था उसके वैसे वैसे ही टॉपिक आ गए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थे। जैसे मैंने कहा था कि कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक आएगा, तो एक क्वेश्चन कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक था। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा था कि एक स्प्रिंग मास वाला क्वेश्चन आएगा, तो स्प्रिंग मास का SHM का क्वेश्चन आया था। फिर मैंने कहा था कि रोलिंग ऑन कर्व्ड सरफेस एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क रोल करती हुई आई थी। इसी तरह से मैंने कहा था एक शेल वाला सवाल आएगा, तो शेल के अंदर भी ऐसा ही हमने पाया कि एक शेल वाला एक सवाल था जिसके अंदर की डेंसिटी वेरी कर रही थी चार्ज की, वो क्वेश्चन आया था। एक मैंने कहा था कि पोटेंशियोमीटर का सवाल आएगा, तो पोटेंशियोमीटर बेस्ड एक वो इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मैंने कहा था वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गोज का एक सवाल आएगा, तो वो भी सवाल आया। फिर मैंने कहा था कि कोई एक एरर का एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल आएगा, तो एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल आया जिसमें कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल होगा। एक मैंने कहा था कि YDSC के अंदर डिफरेंट मीडियम वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक YDSC वाला क्वेश्चन आपने देखा कि डिफरेंट मीडियम का आएगा। एक मैंने कहा था कि PV डायग्राम एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन जो था हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस नहीं किया है, वो एक और स्टूडेंट्स ने कुछ बताया था, उसका डेटा कुछ मिस कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक और क्वेश्चन PV डायग्राम का भी आया था, जो पूरी तरह से डेटा क्लियर ना होने की वजह से मैंने अभी यहाँ पर रिकॉर्ड किया नहीं है। तो ऐसे लगभग एक मैंने कहा था सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आएगा, तो सरफेस टेंशन का भी इसमें क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ओवरऑल मैंने कुछ 25 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, ये कुछ दिन पहले ही वीडियो रिलीज़ किया था और लगभग वैसे वैसे ही रहा है। तो मैं अब आपसे कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, अब थोड़ा जो भी कुछ हो गया सो हो गया आपका पेपर, है ना, इसकी ज़्यादा चिंता ना करें, जो हुआ है अब आएगा। और थोड़ा सा किसी के लिए मैंने सुना स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात आई थी कि कुछ कंप्यूटर के थ्रू प्रॉब्लम आ रही थी, फिगर या फॉन्ट वगैरह साइज़ कुछ बड़े थे, देखने में दिक्कत आ रही थी। तो अगर कोई दिक्कत सभी के साथ कॉमन थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए होंगे, तो रिलेटिवली सभी के छूटे होंगे। मैंने कई बार क्लासेस में कहा है कि इजी फर्स्ट, हमेशा ये महसूस किया होगा आपने पेपर देने के बाद कि इजी फर्स्ट बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और एग्ज़ाम टाइम में बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की हालत रहती है। और ख़ासकर मैंने उस एनालिसिस वाले वीडियो में भी ये बात कही थी कि एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कुछ बच्चों ने हड़बड़ाहट के अंदर कुछ सवाल गलत कर दिए होंगे तो उन्हें माइनस मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको शिक्षा देने वाला ये पेपर रहा होगा और ये शिक्षा आपके साथ जीवन भर साथ रहेगी। धन्यवाद।